कई बच्चों की रिकमेंडेशंस आ रही थी कई दिनों से कि सर प्लीज़ ये वीडियोस बना दीजिए 9th साइंस के लिए भी। तो 9th क्लास की 80 वीडियो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसकी 3rd यूनिट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 3rd यूनिट देखो, जो 9th की साइंस है 9th क्लास की, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। और वो पार्ट हैं, जिससे होता क्या है कि जब हम लोग बेटा आगे पढ़ेंगे 11th और 12th में जब बढ़ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि इस साइंस के ढेर सारे फॉर्म कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं, वो अलग कन्वर्ट हो जाती है। केमिस्ट्री, जो रसायन विज्ञान होती है, वो अलग कन्वर्ट हो जाती है। और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से अलग कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री आपका आगे चल के स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं उसमें। फिजिक्स बच्चे चूँकि इसमें इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाती है इन मतलब बायो और केमिस्ट्री की कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वाला पार्ट पहले स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, देन हम अदर पार्ट को स्टडी करेंगे, ओके। तो ये हमारा पार्ट है, यूनिट 3rd हम देख रहे हैं, और इसका चैप्टर है मोशन, मतलब गति। गति मतलब मोशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, ध्यान दें कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि गति क्या है। सर जी क्या शब्द ले रहे हैं, नाम अब क्या ले रहे हैं, गति क्या है ना। तो अब इस गति के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है, कि गति क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि हम गति में हैं कि कैसे हैं। नॉर्मली भाषा में, जो फिजिक्स की नॉर्मल भाषा है बेटा, अपनी जनरल लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि अरे यार अभी हम कहीं जा नहीं रहे, अभी हम बैठे हैं। बैठे हैं को फिजिक्स की भाषा में बोला जाता है विराम की अवस्था, मतलब विरामावस्था या विश्रामावस्था, आप जो भी कहते हैं। तो स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब विराम की अवस्था, ठीक, मतलब बैठे हैं मतलब विराम की अवस्था में। ये हमको नॉर्मली पता है कि हम बैठे हैं मतलब विराम की अवस्था में। अच्छा, और अगर हम कहीं पर जा रहे होते हैं तो हम कह देते हैं भाई यार अभी हम कहीं जा रहे हैं। फ़ोन पे कहीं बात आते हैं तो अपने दोस्तों से बोलते हैं फ़ोन करके, हाँ यार अभी हम जा रहे हैं, अभी बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। जा रहे हैं मतलब हमको ये पता होता है कि हम चल रहे हैं। लेकिन ये बात फिजिक्स में कैसे प्रूफ होगी कि हम चल रहे हैं कि बैठे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिससे हम तुलना कर लेते हैं। बचपन में हम लोग खेल खेला करते थे, कहा करते थे देखो वो खंबा वहाँ था, हम दौड़ के यहाँ तक आ गए, खंबा कितनी दूर है देखो। तो उस खंबे को हम एक पॉइंट मान लिया करते थे। तो उस खंबे से जब हम तुलना करते थे तो हमको पता चल जाता था कि नहीं हम दौड़ के आ गए। तो वो खंबा एक निश्चित पॉइंट हो गया अपने लिए, एक सर्टेन पॉइंट हो गया। बात क्लियर है। तो सबसे पहली बात 2 चीज़ों की आती है, देख लेते हैं क्या है वो 2 चीज़ें। पहली चीज़ विश्रामावस्था, मतलब विरामावस्था या विराम की अवस्था। विराम की अवस्था बहुत आसानी से समझना है बातों। और फिर दूसरा एक गति की अवस्था है। कब हम पहचानेंगे कि हम गति में हैं, मोशन में हैं, और कब हम पहचानेंगे कि अब हम विराम में। तो विराम और गति, ये दोनों के बारे में देखें। तो मैंने बताया कि ये कोई एक रास्ता है और यहाँ पर एक कोई खंबा या पेड़, जो कुछ भी आप सपोज कर लीजिए, ये एक पेड़ है, एक खंबा है, और यहाँ पर हम चले जा रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना। ये देखो यहाँ से चले जा रहे थे। तो अब हमने क्या देखा कि 10 मिनट बाद, अप्रॉक्स 10 मिनट बाद हम लगभग यहाँ आ चुके थे, है ना। क्यों 9th वाले बच्चे तुम्ही को बना रहे हैं मैं। तो यहाँ हम थे और यहाँ आ चुके हैं, मतलब 10 मिनट बाद हम देख रहे हैं कि पहले हम यहाँ चल रहे थे, हम यहाँ आ गए। तो इसका मतलब कि यदि किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना, सापेक्ष यदि हम अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम इसका मतलब गति की अवस्था। अब पता लगे हम चल तो रहे हैं, हम दौड़े पड़े हैं, ऐसे ऐसे हम दौड़ लगाए पड़े, लेकिन पैर अपने वहीं पे वहीं रख रहे हैं। तो हम चाहे दिन भर चले, रात भर चले, लेकिन जहाँ पर रहेंगे वहीं पर तो रहेंगे। तो मतलब हम चले तो पूरा दिन, पैर पटकते रहे, ऐसे पटकते रहे, चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि खंबा पार नहीं कर पाए, हम जहाँ थे वहीं थे। थोड़ी देर दूर देखा कि हाँ वो पेड़ वहाँ लगा तो वहीं लगा है। तो इसका मतलब है कि हम विराम की अवस्था में थे। मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष
हम अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं तो विराम की अवस्था हो गई, और अगर कर देते हैं तो गति की अवस्था हो गई। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन, समझ में आ गई बेटा बात? मैंने क्या बताया, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देती है तो इसका मतलब वो गति की अवस्था में, और अगर वो नहीं कर पाती है तो वो विराम की अवस्था में। क्लियर? तो ये दोनों अवस्थाएं होंगी। अब जो गति की अवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, गति की अवस्थाओं के बारे में ध्यान देंगे, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, गति की अवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, तो अवस्थाओं का मतलब होता है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। बहुत आसानी से देख लेंगे इस बात को, बहुत सिंपल से टॉपिक है। देखो ये लिखते जाना, नोट करते जाना है। गति के प्रकार वैसे मेनली आपको यहाँ पर 3 टाइप्स की गति पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? जैसे घूर्णन गति पढ़नी पड़ेगी। कौन सी गति? गति का पहला प्रकार कौन सा है? घूर्णन गति। अभी सिर्फ सुनो और इसको नोट करते जाओ, अभी मैं सब समझा रहा हूँ। दूसरा है रेखीय गति। कौन सी है? रेखीय गति। और थर्ड है कंपन गति। कौन सी? कंपन गति। देखो इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ये लीनियर मोशन, और ये वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन आप घर में नहीं बताया जाता है, पापा कह देते हैं बेटा मोबाइल मेरा वाइब्रेट में लगा दो, तो वाइब्रेट मतलब हिलता है, तो हिलने को ही हम कहते हैं कंपन कर रहा है। हिलने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंपन कर रहा है। रेखी को हम लोग लीनियर बोल देते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये लीनियर होता है, तो लीनियर मोशन, वाइब्रेट मोशन, तो विब्रेशनल मोशन हो जाता है। और ये रोटेशन, रोटेट नहीं करता है, ध्यान दो, हम लोग कहा करते हैं कि अरे यार अब हम रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन हो जाता है। तो रोटेट करना मतलब घूमना होता है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों रोटेट कर रही है मतलब घूम रही है, तो वो रोटेशनल हो जाता है। तो घूर्णन गति, रेखीय गति, कंपन गति, ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात है। घर में चक्किया देखा है सबने? चक्की बताओ, चक्की देखा होगा सबने। तो चक्की जो हम घुमाते हैं तो वो घूर्णन गति होती है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति किसी एक निश्चित बिंदु को केंद्र माने और उसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूमते रहे, ठीक है, तो उसे हम घूर्णन गति बोल देते हैं, रोटेशनल गति, रोटेट करती रहती है। तो हमने क्या बताया, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर या निश्चित बिंदु को अक्ष मानकर हमने क्या बताया बेटा, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को अक्ष मानकर, ठीक है, उसके चारों ओर घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति कह देते हैं, ठीक है? अभी मैंने बताया था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब घूमते रहते हैं चारों ओर। बेटा आपको पता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता रहता है। ये ग्रह और उपग्रह होते हैं, इनको मैं अभी जब पढ़ाऊँगा आपको गुरुत्वाकर्षण तो उसमें बता दूंगा, ठीक है बेटा? अभी आप इसका उदाहरण सिर्फ इतना समझ लीजिए। मैंने क्या बता दिया? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। रेखी गति, जब कोई कण, कितनी सिंपल सी परिभाषा, जब रेखी मतलब रेखा, रेखा मतलब ये रेखा तो है जो एक सरल रेखा होती है, मतलब सीधी सी एक लाइन खींच दी जाए उसको हम लोग रेखा बोल देते हैं। तो जब कोई कण या जब कोई वस्तु एक रेखा में गति करती है तो उसे हम लोग रेखीय गति बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? रेखीय गति बोल देते हैं। समझ में आया? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है तो रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु, अब इसकी बात करते हैं, अब सरल रेखीय गति की अगर हम बात करें, रेखीय गति की, तो क्या है? ट्रेन पटरियों पर चल रही, सरल रेखीय गति है। ट्रेन क्या है? पटरियों पर चल रही, सरल रेखीय गति होगी, ठीक है? तो ट्रेन की गति, ठीक है, ट्रेन की गति, तो ट्रेन की जो पटरी पर ट्रेन चलती है तो उसकी गति रेखीय गति होती है। कंपन गति, अब कंपन गति क्या है? कंपन गति में क्या है कि इसमें एक निश्चित अक्ष होता है और उसके दोनों ओर वस्तु हिलती डुलती है। जैसे हम लोग झूला झूला करते थे, याद होगा, झूला याद है? झूले में ऐसे ऊपर पेड़ में कहीं रस्सी लटका देते थे या जहाँ भी लटकाए, और इसके बाद इसको झुलाते थे तो देखो ऐसे ऐसे झूलती थी, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, याद है? ऐसे ऐसे झूला झूलते थे, ऐसे आते थे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये झूला झूलते हैं। या पेंडुलम, घड़ी घरों में जो घड़ी लगी होती है उसकी जो पेंडुलम की गति होती है वो कंपन गति कहलाती है। हम क्या बता रहे हैं? पेंडुलम। बेटा ये पेंडुलम होता है जो घड़ी होती है अपने घरों में, उसमें अलार्म लगा होता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो उसमें अलार्म लगा होता है। तो अलार्म जब बजता है तो उसको बजाने के लिए नीचे क्या होता है कि वो सेकंड को एक्सप्रेस करने के लिए नीचे पेंडुलम ऐसे 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 घुमा करता है। तो
तो झूले की गति या पेंडुलम की गति जो होती है उसे हम कंपन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपन गति। तो मैं फिर से मैं 5 की 5 डेफिनेशन रिवाइज कराने वाला हूँ, ध्यान देंगे। पहली चीज़, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है तो विराम की अवस्था कहलाती है। यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देती है, ठीक है, तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। गति के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, घूर्णन गति, रेखीय गति, कंपनी गति। घूर्णन मतलब रोटेट कर रही है, लीनियर लाइन होती है, लाइन से बन जाता है लीनियर। और कंपन होता है वाइब्रेट, है ना, वाइब्रेट मोशन पे। आप लोग मोबाइल तो खूब चलाते हो यार बच्चे, है ना। तो अब देखो, तो घूर्णन गति मैंने क्या बता दी, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी घूर्णन गति करती है, सूर्य के चारों ओर घूमना। दूसरी रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम लोग रेखीय गति कहते हैं। जैसे ट्रेन का पटरियों पर चलना रेखीय गति है, ठीक। कंपन गति की अगर मैं बात कर देता हूँ तो कंपन गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर, एक और नहीं, जैसे इसको मैंने बताया दोनों ओर गति करती, झूले की गति हो गई, पेंडुलम की, तो दोनों ओर गति करती है, उसे क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। इतना समझ में आ गया है, ये मेन मार था, ठीक है। इतनी सी बात, इनको नोट करते जाना बेटा और लिखते जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, तो अब हम ये कह रहे हैं आपसे कि अब हम देखते हैं कि राशियों के बारे में। देखो होता क्या है बेटा, कुछ राशियां होती हैं जिनको क्या हुआ कि पूरे विश्व के, मतलब जितने भी संसार के जितने भी अच्छे विद्वान लोग हुआ करते थे, साइंटिस्ट लोग, उनकी एक सभा मतलब संगठन, मतलब उनको एक साथ बुला के बिठाया गया। बिठाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राशियां निर्धारित की गई जिनको नाम दिया गया मूल राशियां। बेटा मूल का मतलब ही होता है कि बिल्कुल किसी चीज़ की शुरुआत। आप कहीं पर भी अगर मूल शब्द देखेंगे तो मूल का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत। अब मतलब जैसे कहीं से गंगा माता निकली तो कहाँ से निकली? आपको पता है, गोमुख से निकली, तो वो शुरुआत है एकदम, तो वो है मूल स्थान। तो मूल मतलब होता है ओरिजिन। तो देखो, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें किन्हीं अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मतलब इनको कहीं से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इनको खुद बनाया गया, हम लोगों ने बना लिया है। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इनकी उदाहरण अगर हम बात करें तो कुछ इनके उदाहरण हैं। जैसे हम लोग देखते हैं द्रव्यमान, हम दुकान में जाते हैं, कहते हैं भैया हमको 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 किलो क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, ठीक है। मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम, ठीक है। हिंदी में इसको किग्रा लिख देते हैं ऐसे, किलोग्राम। और भी जैसे मैं मूल राशियों के उदाहरण बता देता हूँ। जैसे समय क्या है? मूल राशि है, तो मूल राशि है तो समय का मात्रक हो जाता है सेकंड। क्या हो जाता है? सेकंड। इसी तरीके से दूरी मतलब बोले तो लंबाई। मूल राशि में किसको लिया गया है? लंबाई को लिया गया। तो लंबाई को लिया गया और लंबाई का मात्रक रख दिया गया मीटर। क्या लिया गया? मीटर। ये सब फ्रांस में, ज़्यादातर बेटा फ्रांस की एक लैब है, उसी में इनके सारे मानक रखे। हमने लोहा उठा लिया इतना और हमने कह दिया अब ये 1 किलो है, अब उसी के नाप में उसको 2 गुना कर दो तो 2 किलो, 5 गुना कर दो तो 5 किलो, 10 गुना कर दो तो 10 किलो। तो किलो क्या किया हमने? एक बना लिया, ऐसे एक मेजरमेंट बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड और मीटर को भी एक लंबी छड़ ले ली, इतनी लंबी, है ना, और छड़ लेने के बाद उसको बता दिया कि अब ये भैया 1 मीटर है, उसका 2 गुना 2 मीटर, है ना, 100 गुना 100 मीटर, 1000 गुना 1000 मीटर। तो इस तरीके से, तो ये मूल राशियाँ हैं बेटा। तो ये मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 7। तो द्रव्यमान, समय, दूरी, वैद्युत धारा, इसको नाम क्या देंगे हम लोग? वैद्युत धारा। और इसका जो मात्रक है वो हो गया एम्पियर। क्या हो गया? एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों इनको नोट करते जाइए, एम्पियर है, ठीक है। तो दूरी मीटर, वैद्युत धारा एम्पियर, ठीक है।
ये सारा कुछ समझ में आ रहा है। तो द्रव्यमान हो गया, समय हो गई, दूरी हो गई, वैद्युत धारा हो गया, एक आपकी मूल राशि आ जाती है ताप। ताप का मात्रक हो जाता है केल्विन। क्या हो जाता है? केल्विन। फिर एक मूल राशि दी गई है, इसका नाम है ज्योति। कोई ज्योति नाम की बच्ची है क्या? ज्योति तीव्रता, है ना। तो बेटा तुम्हारा नाम नहीं ले रहे हैं, इसका नाम है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता, और इसकी यूनिट हो गई कैंडेला। क्या हो गई? कैंडेला। ठीक है। और एक और लास्ट में बच जाती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक हो जाता है बेटा मोल। क्या हो जाता है? मोल। पदार्थ की मात्रा मोल, मतलब मास टाइम डिस्टेंस, ये लेंथ होती है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और इनकी यूनिट सब यही होती है। ठीक है। तो ये मूल राशियां हो गई, और इनके जो मात्रक होते हैं इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है? मूल मात्रक। मतलब मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। इतना जल्दी से नोट कर लो। तो ये मूल राशियां हैं, ये आपको जो आपके ज़्यादा दी नहीं गई, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। ये मूल राशियां आई थिंक नोट कर लिया होगा, हटा दे रहा हूँ। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे देखो। तो यहीं से 9th में बेटा दो डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि आप बताइए सदिश राशि कौन है? सदिश राशि और अदिश राशि कौन है? तो अब सदिश और अदिश राशियां पूछी जा रही हैं। जल्दी से इनको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये सदिश और अदिश राशियां अब आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है। कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। देखो, हम लोगों के घर में जब कोई रिश्तेदार कार्ड भिजवा देता है तो उसमें लिखा रहता है सपरिवार। इसका मतलब आप लोग बच्चे समझ जाते हो, परिवार सहित, मतलब विथ फैमिली, है ना। इसीलिए यहाँ पर देखो दिश मतलब दिशा में लगा है सा, मतलब सदिश मतलब दिशा सहित। दिशा सहित बहुत ध्यान से समझेंगे। सदिश, इसको वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर होता है वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और ये होता है अदिश, मतलब दिशा में आ लग गया, तो आ नकारात्मक शब्द है, मतलब बिना दिशा के। तो इसका मतलब होता है दिशा के बिना, दिशा के बिना। ठीक है। और इसका मतलब होता है दिशा सहित। क्या होता है? दिशा सहित। तो अब देखो परिभाषा बना लेते हैं, बड़ी आसान सी परिभाषा है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, देखो अब यहीं से बात बदल जाएगी, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता। अब देखो 9th वाले बच्चे बेटा जानते नहीं कि परिमाण क्या होता है। तो देखो परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है बेटा? मात्रा। जैसे मान लो दूरी कही गई या लंबाई कही गई, तो अगर लंबाई हम कह दें 100 मीटर, तो ये जो 100 मीटर यही है मात्रा, और इसी को बोलते हैं हम लोग परिमाण। तो जो 100 है ये है परिमाण। 100 क्या है? परिमाण है। ये बात समझ में आ गई। तो जो आंकिक मान होते हैं, जो आंकिक वैल्यूज होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोल दिया करते हैं परिमाण। बात क्लियर है? हटा दें। परिमाण मतलब होता है जैसे बल, तो 100 न्यूटन बल, तो 100 क्या हो गया? परिमाण। मतलब जो आंकिक मान होता है वो परिमाण होता है बच्चे। ठीक है। तो अब दिशा तो आप जानते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, ये दिशाएं हैं। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत है। अभी केवल परिभाषा समझो, परिभाषा याद करने की कोशिश करो, पेपर में बहुत आती है, पेपर आने वाले हैं। सदिश राशि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि की दिशा सहित, मतलब परिमाण तो है ही, दिशा भी है, लेकिन अदिश में केवल दिशा, सॉरी परिमाण है। अदिश में केवल क्या है? केवल परिमाण है, दिशा की कोई जरूरत नहीं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अब इन बातों को समझेंगे। पहले परिभाषा याद हो गई।
वही राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वो आदिश, आदिश मतलब दिशा नहीं, सदिश मतलब दिशा सहित। ठीक, तो अब इसका मतलब समझते हैं। कई बच्चे इनकी परिभाषाएं तो याद कर लेते हैं, लेकिन फिर वो पूछा करते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, मतलब सर नहीं समझ में आ रहा है। तो मतलब इसका ये होता है कि जैसे हम आपसे कह दें कि बेटा आपको 1 किलोमीटर जाना है। अब अगर हम आपसे कह दे रहे हैं कि 1 किलोमीटर जाना है, तो आप थोड़ा सा अधूरा लगेगा, कहाँ जाना है 1 किलोमीटर। आप पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपको बताया जाएगा 1 किलोमीटर अपनी बुआ के घर की तरफ जाओ। मतलब दिशा बता देगी, मतलब मंदिर की तरफ जाओ, प्लॉट की तरफ जाओ, अपने जो भी पहचान है, जो दिशा आप जानते हो। तो 1 किलोमीटर बेटा अपने मंदिर की तरफ जाओ, बुआ के रोड घर की तरफ जाओ, वो एक दिशा हो गई। पूरब की तरफ जाओ, उत्तर की तरफ जाओ, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ हमको बता रहे हैं कि ऐसे जाओ। तो अब ये देखो यहाँ पर जरूरत पड़ी है ना, तुमसे कहा गया कि 1 किलो चीनी ले आओ। तो अब 1 किलो चीनी ले आना है, तो इसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं। 1 किलो चीनी कहीं से भी ले लिया, चीनी चाहिए घर वालों को, उनको दिशा थोड़ी कि नहीं इसी दिशा से लेके आना। इसलिए द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान अदिश राशि है। लेकिन यहीं पर अभी मैंने बताया था कि जब हमने ये पूछा कि इसके साथ साथ हमें चाहिए, तो वो हमें सदिश उसके साथ आ गया। ठीक है, तो अभी बात समझ में आ रही है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, दूरी और विस्थापन में अभी बहुत चर्चा करेंगे अभी। तो अभी समझ में आ गया, सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सदिश राशियों के उदाहरण में क्या लिख लेंगे, ध्यान देंगे। सदिश राशियों का उदाहरण विस्थापन है। क्या है, विस्थापन। वेग, क्या है बेटा, वेग, सब लिख लेंगे। इसके बाद वेग के बाद त्वरण, वेग के बाद संवेग, संवेग, संवेग के बाद बेटा आवेग। क्या है, संवेग के बाद आवेग। ये सारी जो राशियां हैं, ये विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग और या बल, ये सब क्या है बेटा, ये सदिश राशि हैं। और बात करते हैं अगर अदिश राशियों की, तो अभी मैंने आपको बताया है दूरी। क्या बताया मैंने, दूरी। अभी बताया द्रव्यमान। क्या बताया, द्रव्यमान, चाल, समय। ठीक है, क्या, समय, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। ठीक है, कार्य, ऊर्जा, ये सारी अदिश राशि। तो ये अदिश राशियाँ हो गई हैं और ये सदिश राशि। समझ में आ गया। तो परिभाषा लिखेंगे और उनके उदाहरण लिखेंगे, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके उदाहरण लिखेंगे। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा के नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश और अदिश क्लियर हो गई बेटा बात। हटा दूँ मैं इसको, इनका उनको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हटा दूँ। अच्छा, बस जल्दी से छोटे से 2 टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग कि विस्थापन और दूरी क्या है। बहुत पेपर में आप बेटा 9th में पूछा जाता है आपसे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से जो बच्चे किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, एयरफोर्स, नेवी हो, एसएससी सीजीएल में हो, रेलवे के एनटीपीसी या बड़े एग्जाम्स हो, उनके लिए ये फिजिक्स बहुत काम आती है 9th की। और फर्स्ट ईयर में पूरा यही सब फिर पढ़ने को मिलेगा। आप मेरे फर्स्ट ईयर के वीडियोस देखेंगे तो कहेंगे वाह सर आप तो वही पढ़ा रहे हैं। तो बहुत कुछ मिलता है, बस बढ़ जाता है, उसको डीप पढ़ाते हैं, बढ़ जाता है। तो अब बात आती है दूरी क्या होती है। सबसे पहले बात क्या आ गई, दूरी क्या होती है, और दूसरी परिभाषा है विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन क्या है, इनकी परिभाषा बहुत सिंपल बात है। किसी व्यक्ति मतलब मैन, या वस्तु मतलब थिंग, कोई वस्तु हो जाए, तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा, व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई पथ या मार्ग की लंबाई, मैं क्या बोल रहा हूं, पथ या मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई पथ या मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। सिंपल सी बात, तय की गई पथ या मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। बस सिर्फ इतना याद रखना है।
व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई या मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कोई भी एक शब्द ले लो, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं या मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूसरी चीज़ है विस्थापन। परिभाषा केवल बता रहे हैं, इसमें क्या था? पथ की लंबाई, ठीक है। इसमें दो शब्द लेंगे, इसमें लेंगे प्रारंभिक ऐसे व अंतिम स्थितियों के बीच की रेखीय दूरी। प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की रेखीय दूरी विस्थापन कहलाती है। अब प्रारंभिक और अंतिम का मतलब क्या हो गया? हम अपने घर से चले तो घर हमारा प्रारंभिक हो गया, प्रारंभिक स्थिति हो गई। यहाँ से चलते चले गए, स्कूल में जाके रुक गए तो स्कूल हमारा अंतिम स्थिति हो गई। बोलो यार। या कई लोगों को स्कूल जाना नहीं पसंद होता है तो उनके लिए बता दूं कि घर से निकले और वो कहाँ पहुँच गए? कोचिंग पहुँच गए है ना मेरे डियर स्टूडेंट? कोचिंग। तो घर उनका प्रारंभिक स्थिति हो गई और जो कोचिंग है वो उनकी क्या हो गई? अंतिम स्थिति हो गई। तो ये प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति। समझ में आ गई बात? तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की रेखीय दूरी जो है, ये रेखीय दूरी, इसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं। नहीं याद होगा? बताओ। प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यहाँ क्या है? व्यक्ति या तो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। बेटे सब नोट करते जाओ, एकदम सिंपली वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो परिभाषाएं याद हो जाएंगी। अभी मैंने बताया है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी है? अदिश। और एक बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ बेटा, जो आपको शायद कोई ना बताए, शायद, तो इसलिए इस बात को बहुत, इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं, अदिश राशियाँ, तो अदिश राशियों का परिमाण कभी भी निगेटिव मतलब ऋणात्मक नहीं होता है। समझ में आई बात कि नहीं है? अदिश राशियों का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। मतलब तुमसे कभी कोई ये नहीं कह सकता कि तुम ऐसा करो -2 किलोमीटर दौड़ आओ, कोई कह सकता है क्या? तो इसीलिए लोग कह देते हैं दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, गलत बात। ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। दूरी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। ये सारी बातें नोट्स बना लिखते जाओ। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक। डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, नॉट निगेटिव। ओके। तो एक अदिश राशि, तो जितनी भी अदिश राशि द्रव्यमान है, कोई -4 किलो चीनी लाने को कहेगा क्या तुमसे? है कि -2 किलो चीनी ले आओ, ऐसा कोई नहीं कहेगा, है ना? तो जितनी भी अदिश राशियाँ हैं तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं बात करता हूँ जितनी सदिश राशियाँ हैं, ये सारे नोट्स बनाते जाइए। जितनी भी ये सदिश राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ, ठीक है? तो सदिश राशियाँ धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकती हैं। मतलब सदिश राशियाँ जो होंगी ये कुछ भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और शून्य भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी सदैव धनात्मक होती है। बताओ, ये पूरे नोट समझ में नहीं आ रही एकदम अच्छे से? ये सब बना लिया है कि प्रारंभिक अंतिम स्थिति समझ गए कैसे? जिस स्थान से हम चलना शुरू करते हैं वो हमारी प्रारंभिक स्थिति होती है, जहाँ पर जाके हम रुक जाते हैं वो हमारी अंतिम स्थिति होती है। ये जल्दी से नोट्स बना लो। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। नोट्स बना लिए हो, सब क्रिएट करते जाओ हैं अच्छे से। अच्छा, हटा दूँ इसको, देखो ज़रा, देख लो बेटा, हैं हटा दे रहा हूँ उसको, जल्दी समझें। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए
देखो, अब अगर मैं बात करूं कि कोई आपसे क्वेश्चन कहे कि एक व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई कार है, गाड़ी, जो कुछ भी है, वो एक वृत्ताकार पथ पर, कैसे पथ पर बेटा, वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ का मतलब होता है कि अगर कहे कि गति कर रहा है तो उसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन बताओ, जबकि पथ की त्रिज्या r है। पथ की त्रिज्या कितनी r, ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि कोई एक व्यक्ति या वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और कुल विस्थापन बताइए, जबकि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। ठीक, अब देखो जरा, यहाँ से क्या होगा कि अगर वस्तु यहाँ से चलना शुरू कर देगी और ऐसे 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 आई और ऐसे रुक गई, तो जो इसके द्वारा कवर डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, तो तय की गई जो दूरी है वो वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय कर जाएगा, 2πr, है ना। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं विस्थापन की, तो अगर कोई वस्तु जहाँ से चली वहीं पर आ गई तो विस्थापन क्या हुआ, कुछ नहीं भाई, प्रारंभिक अवस्था भी यहीं थी, चली 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 आई और फिर वहीं से रुक गई, तो अंतिम अवस्था भी वही थी, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अब अगर यही वस्तु क्या करे, अर्धवृत्ताकार पथ पर चले, कैसे पथ पर, अर्धवृत्ताकार पथ पर, यह अर्धवृत्ताकार पथ बना और इस पर गति करें, अब इसकी त्रिज्या r हो और बिंदु A से चलना शुरू करें और B पर आकर रुक जाए बेटा, तो अब आपसे पूछेगा कि अब आप बताइए, A से चलना शुरू करता है, B पर रुक जाता है, अर्धवृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, त्रिज्या r हो, तो दूरी विस्थापन बताइए। तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर दूरी की बात करें तो अर्धवृत्ताकार पथ पर पूरी परिधि होती है 2πr, तो आधी कितनी हो जाएगी, 2 का भाग कर दोगे तो πr बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है, अरे भाई पूरी थी 2πr, अब आधी है तो 2 का भाग कर दो आधी में, तो πr केवल बची, तो दूरी कितने बराबर तय करेगी, πr के बराबर। और विस्थापन की बात करें तो मैंने बताया प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की रेखीय दूरी, तो ये रेखीय दूरी तो r त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक है और r त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरी मिला के कितनी हो जाएगी, 2r, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r।